नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को समेटकर हाजिर हैं हम न्यूज नाइट में। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों की और आपको बताएं कि अगले 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता औपचारिक रूप से संभाल लेगा। ये एक अभूतपूर्व मौका होगा जब देश वैश्विक मुद्दों पर अपनी एक छाप छोड़ने के लिए तैयार होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर से दोहराया अपने कार्यक्रम मन की बात में ये मौका ग्लोबल गुड यानी विश्व कल्याण पर भारत की दृष्टि और कोशिशों को भी आगे बढ़ाने का मौका है, जो हमारी सदियों पुरानी परंपराएं वसुधैव कुटुंबकम के भाव से उपजा है। इसके अलावा और किन मुद्दों पर रही प्रधानमंत्री की नजर, आज के मन की बात में इस पे भी बात करेंगे। और सियासी घमासान की बात करें तो केंद्र बिंदु लगातार गुजरात बना हुआ है, जहां आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। क्या रहा खास, बताएंगे आपको। साथ में होगी दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। मैं हूं प्रकाश दास और शुरुआत सुर्खियों के साथ। गुजरात में प्रथम चरण के चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 रैलियों को किया संबोधित। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों पर साधा निशाना। कांग्रेस पर आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति करने का लगाया आरोप। सूरत में पीएम के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। गुजरात चुनाव में भाजपा समेत दूसरे दलों ने तेज किया प्रचार अभियान। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कि इस बार विधानसभा में विपक्षी दल का दर्जा भी नहीं हासिल कर पाएगी कांग्रेस। अरविंद केजरीवाल की सूरत में प्रेस वार्ता, सरकार बनाने का जताया भरोसा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पार्टी के लिए चुनाव प्रचार। दिल्ली नगर निगम चुनाव में सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने में लगा रही हैं एड़ी चोटी का जोर। भाजपा के कई दिग्गज नेता उतरे मैदान में। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी ने जनसंपर्क अभियान में लिया हिस्सा। केजरीवाल सरकार पर बोला हमला। कांग्रेस और आप ने भी अलग अलग हिस्सों में मांगे वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए साझा किया अपने विचार। आजादी के अमृतकाल में भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने को बताया बड़ा अवसर। कहा अध्यक्ष के रूप में भारत विश्व कल्याण पर करेगा फोकस। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का शानदार समापन। अंतिम दिन पहुंचे 1 लाख से अधिक लोग। राज्यों के पंडालों में केरल और मंत्रालय और विभागों में आयकर विभाग को पहला स्थान। विदेशी पंडालों में अफगानिस्तान को मिला स्वर्ण पुरस्कार। 14 नवंबर से शुरू हुआ था मेला। चीन में लंबे और सख्त लॉकडाउन से टूटा लोगों के सब्र का बांध। बढ़ने लगा है विरोध। प्रदर्शनों का दायरा रोमकी और शंघाई और बीजिंग में विरोध प्रदर्शन। शी जिनपिंग कुर्सी छोड़ो, लॉकडाउन खत्म करो का लगा नारा। लगातार चौथे दिन कोरोना के 30,000 से अधिक मामले। फीफा विश्व कप में जर्मनी को हराने वाली जापान की टीम हारी। ग्रुप ई में कोस्टारिका ने जापान को 1-0 से दी मात। 81वें मिनट में कोस्टारिका के फुलर ने गोल दागकर टीम को दिलाई जीत। कोस्टारिका की प्रतियोगिता में पहली जीत। और भारत न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे में पड़ी बारिश की मार। 12वें ओवर के बाद मैच बारिश के कारण हुआ रद्द। न्यूजीलैंड सीरीज में 1-0 से आगे। बुधवार को खेला जाएगा तीसरा मुकाबला। और खबरें विस्तार से देखते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को कई रैलियां की। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद और तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस की नीतियों पर जमकर हमला बोला। खेड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वालों से गुजरात को होशियार रहने की जरूरत है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वोट बैंक की सियासत की खातिर सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हुए सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगे गए। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर कांग्रेस और उस जैसी विचारधारा वाले तत्वों को जमकर घेरा। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे 14 साल पहले देश पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले की तस्वीरें भी याद आ रही है। मुंबई पर पाकिस्तान से आए जिन आतंकवादियों ने हमला किया था वो इस समय भी चल रहा था। कल देश और दुनिया ने 26 नवंबर आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। साथियों, मुंबई में जो हुआ वो आतंकी पराकाष्ठा थी, लेकिन हमारा गुजरात भी लंबे समय तक आतंक के निशाने पर रहा है। सूरत हो, अहमदाबाद हो, इन शहरों में सीरियल बम धमाकों में बहुत से गुजरात के मेरे भाई बहन मारे गए थे। कुछ महीने पहले अहमदाबाद कोर्ट ने इन गुनहगारों को गंभीर सजा दी है। गुजरात चाहता था कि आतंक का ये खेल खत्म होना चाहिए। भाजपा सरकार ने यहां गुजरात में आतंक के स्लीपर सेल पर बड़ी बारीकी से कार्रवाई की। यहां हम गुजरात में आतंकियों को पकड़ते थे, उन पर कार्रवाई करते थे, लेकिन साथियों, कोई भूल नहीं सकता कि कैसे तब दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती थी। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं, मोदी को टारगेट करने में लगी रही। परिणाम यह हुआ कि आतंकियों के हौसले बढ़ते गए। देश के हर बड़े शहर में आतंकवाद सिर चढ़कर बोलने लगा। आप याद करिए, दिल्ली में जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे, रोने। कांग्रेस आतंकवाद को भी वोट बैंक की नजर से देखती है, तुष्टीकरण की दृष्टि से देखती है। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, अब तो ऐसी भांति भांति के दल पैदा हुए हैं। ये दल भी शॉर्टकट की राजनीति में यकीन करते हैं। उनको तो सत्ता की भूख भी जरा तेज है। वो वोट बैंक की राजनीति करने पर उतारू हैं, अपीजमेंट, तुष्टीकरण के पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं। कुछ लोगों को बुरा न लग जाए, अपनी वोट बैंक को दिक्कत न हो जाए, इसलिए भयंकर से भयंकर आतंकी घटना के बावजूद भी ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सारे दल, उनके मुंह पे ताला लग जाता है, चुप्पी साध लेते हैं। इतना ही नहीं, जब कोर्ट के अंदर मामले चलते हैं तो पिछले दरवाजे से उन्हीं से मिले हुए लोग आतंकवादियों की पैरवी करने के लिए कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे दलों से गुजरात को, देश को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, 2014 में आपके एक वोट ने, आपके वोट की ताकत देखिए, आपके एक वोट ने आतंकवाद को कुचलने में हमारी बहुत मदद की है।
भारत के शहरों में तो छोड़िए, अब सीमा पर भी आतंक फैलाने से पहले आतंकियों के आकाओं को 100 बार सोचना पड़ता है। अब भारत आतंकियों के घर में घुसकर उन्हें खत्म करता है, लेकिन कांग्रेस हो या वोट बैंक के भूखे कुछ दल, ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते हैं, हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर भी सवाल उठाते हैं। भाई और बहनों, दुनिया में हम देख रहे हैं कि जिस भी देश ने आतंकवाद को हल्के में लिया, वो आतंक के चंगुल में फंस गया। आतंक की विचारधारा गई नहीं है, कांग्रेस की राजनीति भी नहीं बदली है, और कांग्रेस के सिक्कर के छोटे छोटे नए नए दल भी वोट बैंक की राजनीति के अंदर उलझ गए हैं। वोट बैंक की राजनीति जब तक रहेगी, तब तक आतंक का खतरा बना रहेगा। ये भाजपा की डबल इंजन सरकार है, जो आतंक पर लगाम लगाने के लिए लगातार काम कर रही है। हमें गुजरात को आतंक के खेल खेलने वालों से हमेशा हमेशा बचा के रखना है। रखना है कि नहीं रखना है? रखना है कि नहीं रखना है? गुजरात की जिस पीढ़ी ने कर्फ्यू तक नहीं देखा, 20-25 साल के नौजवानों ने कर्फ्यू नहीं देखा है। जिन नौजवानों ने कर्फ्यू तक नहीं देखा है, मुझे उनको भी बम धमाकों से बचाना है। और ये काम कौन कर सकता है भाइयों? ये काम कौन कर सकता है? ये काम कौन कर सकता है? ये काम कौन कर सकता है? ये काम भाजपा की डबल इंजन सरकार ही कर सकती है। और आज प्रधानमंत्री ने जो आतंकवाद और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर जो सियासत विपक्षी दल करते हैं, सवाल उठाते हैं, उस पर प्रधानमंत्री ने जोरदार हमला बोला खेड़ा के अपनी जनसभा में। और इसी पर आधारित हमारा आज का विशेष भी है, और हमारा विशेष कहता है, आतंक पर वोट बैंक की सियासत करने वालों से रहें होशियार। और यही बात आज प्रधानमंत्री ने कही है। और हमारे साथ इस मतलब का, प्रधानमंत्री के इस बयान का, इस संबोधन का क्या मतलब है, जहां तक देश की रक्षा सुरक्षा की बात है और खासकर गुजरात की बात है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए। हितेश शंकर जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, शेखर अय्यर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले हितेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। चुनाव के बस कुछ दिन बचे हैं, कल चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, 1 तारीख को मतदान है पहले चरण का। उसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक और आतंकवाद जैसे मुद्दे प्रधानमंत्री उठाते हैं, क्या इसके मायने? ओम प्रकाश जी, मुझे लगता है इससे ज़्यादा सामयिक बात कोई नहीं हो सकती थी। मैं अभी मुंबई से लौट रहा हूँ। मुंबई में ताज में जो बॉलरूम है, जो लियोपोल्ड कैफ़े है, ट्राइडेंट होटल है, उन सबको लोग, हमें अंदाज़ा नहीं था, हमने वहाँ ताज होटल में एक कार्यक्रम किया था इसी विषय को लेकर। और आज अगर आप देखेंगे तो मीडिया ने उसे जिस तरह से कवर किया है, उसके जितने डायमेंशंस हैं, लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है सोशल मीडिया पर, वो ट्रेंडिंग में रहा विषय, किसी को अंदाजा नहीं था। मगर प्रधानमंत्री जी ने उस चीज को स्वर दे दिया है जो जनता के मन में घुमड़ रही थी। अगर आप पिछले 2 दिन के ट्विटर ट्रेंड्स को देखेंगे खासकर, तो मुझे लगता है बाकी राजनीतिक दल यहीं पर कट जाते हैं, छूट जाते हैं। अगर हम कहते हैं कि जनता की नब्ज पर हाथ,
और देश के मुद्दों की बात, अगर ये दो कसौटियों पर देखें तो मुझे लगता है कि टाइम को पकड़ लिया, नब्ज को पकड़ लिया और वो बात कही है जो देश की सबसे बड़ी चुनौती है और बैक ऑफ द माइंड ये हमेशा चलता रहता है। तो इससे बड़ा मुद्दा इस समय पर और कोई नहीं हो सकता था और ये सब राजनीतिक दलों से छूट रहा था, भाजपा ने उसे रजिस्टर कराया है। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री सूरत पहुंचे हैं, हमने देखा थोड़ी देर पहले उनका किस तरह से रोड शो में स्वागत हुआ और इस सभा में हम सीधे आपको लिए चलते हैं सीधी तस्वीरों के लिए। भाई પગવાળીને બેઠા નથી, પરિશ્રમની પરાકાષ્ઠા કરી છે અને આ પરિશ્રમની સુવાસ જો આજે અમારું આ ડાયમંડ સિટી, એમાંથી ટેક્સટાઇલ સિટી, બ્રિજ સિટી, સુરતના લોકોનું ડ્રીમ સિટી અને હવે તો આઈટીના સ્ટાર્ટઅપનું માયાજાળ, સુરતની નવી પહેચાન, જોત જોતામાં આઈટીમાં પણ સુરત આખા ગુજરાતને ખેંચી જશે એવો મારો વિશ્વાસ બેસી ગયો છે। જુવાનિયાઓને 100 સલામ। આ શહેર જેટલું પુરાતન છે એટલું જ ફ્યુચરિસ્ટિક પણ છે, ભવિષ્યને જોનારું સમજનારું। આની ધરતીમાં જ કઈક તાકાત પડી છે ભાઈઓ। સુરતનું સામર્થ્ય શું છે મને હવે સમજાય છે કે અંગ્રેજો સુરત શું કરવા પહેલા આવ્યા હતા। એમને ત્યાં બેઠા ખબર પડી હતી કે સુરતમાં કઈક દમ છે, એટલે સૌથી પહેલા પગે એમણે મૂક્યો તો અહીંયા અને આ સુરતીઓ લોકોએ તાકાત બતાવી દીધી છે કે અમારામાં કઈક છે। ભાઈઓ બહેનો, ભાજપની આ ડબલ એન્જિન સરકાર સુરતને ફ્યુચર રેડી બનાવવા માટે અવિરત પ્રયાસ કરે છે। અમારું ફોકસ સુરતના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને આધુનિક બનાવવા પર છે। હમણાં હજારો કરોડ રૂપિયાના નવા પ્રોજેક્ટ એના શિલાન્યાસ લોકાર્પણ થયા અને ગુજરાતની ઓળખ આખા હિન્દુસ્તાનમાં સાબરમતી રિવરફ્રન્ટની ચર્ચા થાય છે। મારા માટે ગર્વની વાત છે હવે સુરત તાપી રિવરફ્રન્ટ પણ દુનિયામાં નામ ગજવશે। બાયોડાયવર્સિટી પાર્ક સુરતની ભવ્યતામાં 4 ચાંદ લગાવી રહ્યું છે। ભાઈઓ બહેનો, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની બાબતમાં આપ વિચાર કરો, આ સુરતમાં આટલા બધા બ્રિજ, આટલા બધા ફ્લાયઓવર, આટલા બધા રોડ, આ બધું ન બન્યું હોત તો અહીંનું જીવવાનું સંભવ થાત, અહીંનું જીવન સંભવ હોત। ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની બાબતમાં કોંગ્રેસ અને અમારા વિચારવાની આસમાન જમીનનું અંતર છે। કોંગ્રેસ એમ જ વિચારે છે કે ભાઈ ભારતમાં આ બધું કરવાની જરૂર નથી, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની ચક્કરમાં પડવાની જરૂર નથી, જેમાંથી વોટ મળે એ જ કરવાનું। ટુકડા ફેંકો, જાતિવાદ કરો, ભ્રષ્ટાચાર કરો, ભાઈ ભાઈને લડાવો અને પોતાનું કાઢી લો। અને કોંગ્રેસની આ સોચ કેવી છે તમને જાણીને આઘાત લાગશે। નવજવાન મિત્રો, લોકસભાની અંદર જ્યારે ચાઇનાની સીમા ઉપર રોડ બનાવવાની ચર્ચા ચાલતી હતી ત્યારે કોંગ્રેસના જમાનાના રક્ષા મંત્રીએ પાર્લામેન્ટમાં જવાબ આપ્યો હતો કે અમે આ બોર્ડર ઉપર રોડ એટલા માટે નથી બનાવતા, તમને હસવું આવે તો હસવાનું નહીં હોય, ગુસ્સો કરજો નહીં તો તમે હસી પડશો પાછા। એમણે એવું કહ્યું હતું કે બોર્ડર ઉપર રોડ બનાવીએ પણ ચીન વાળા આઈનો ઉપયોગ કરે તો
એટલે અમારે બનાવવા જ નથી. બોલો ભાઈ, આવી વિચારધારા વાળા લોકો દેશનું ભલું કરી શકે ભાઈઓ? કરી શકે? તમે તો ભાઈ પોલીસ વાળાને બંદૂક નહીં આપો. કેમ? તો ભાઈ ગુંડો આવીને પડાઈ જાય તો? મને સમજાતું નથી કે આવી વિચારધારાથી દેશ કેવી રીતે આગળ વધે. ભારતીય જનતા પાર્ટી આધુનિક વિચાર સાથે ચાલનારી પાર્ટી છે, આવતીકાલનો વિચાર કરનારી પાર્ટી છે. અને અમારા માટે, દેશના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે જેમ સમાજનું ઘડતર થવું જોઈએ, વ્યક્તિનું ઘડતર થવું જોઈએ, એમ માળખું પણ મજબૂત બનવું જોઈએ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મજબૂત થવું જોઈએ. અને દુનિયાના જેટલા પણ સમૃદ્ધ દેશો તમે જુઓ ને, અને સુરત વાળા તો છાછવાળા વિમાનમાં હોય, દુનિયાના સમૃદ્ધ દેશો જુઓ તો પહેલું એનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર દેખાય તમને. મોટા મોટા પુલ હોય સાહેબ, મોટા મોટા રોડ હોય, આની એક અસર હોય છે. અને મને ગર્વથી કહેવું છે ભાઈઓ, સુરતના અમારા સાથીઓ, તમે આ દુનિયાને જાણો છો, તમે ભવિષ્યની દુનિયાને સમજો છો, એટલે આની તાકાત શું છે એને તમે એને ગૌરવ કરી શકો. આજે દુનિયાનો સૌથી લાંબો પુલ એ ભારતમાં આપણે બનાવ્યો છે. દુનિયાનો સૌથી ઊંચો રેલવે બ્રિજ આપણે ભારતમાં બનાવ્યો છે. દુનિયામાં સૌથી ઊંચાઈ પર સડક બરફોની વચ્ચે આપણે બનાવી છે. દુનિયામાં સૌથી ઊંચું સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આપણે બનાવ્યું છે. દુનિયાનો સૌથી મોટો સોલર હાઇબ્રિડ પાર્ક આપણે બનાવ્યો છે. આપણા ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના કારણે આજે ભારત દુનિયામાં ડિજિટલ લેનદેનમાં, પૂરા વિશ્વમાં જે ડિજિટલ લેનદેન થાય છે, કોઈ પણ મિનિટે એમાં 40% હિન્દુસ્તાનમાં થાય છે દોસ્તો. આખી દુનિયાના 40% અહીંયા આ જુવાનિયાઓ કરે છે. અને હવે તો ભારત બુલેટ ટ્રેન, અને સુરત વાળાને તો મુંબઈ બહુ સહેલું પડી જવાનું છે. આજે આપણે મેડ ઇન ઇન્ડિયા વંદે ભારત ટ્રેન દોડાવી રહ્યા છે. કોઈ પણ ભારતીયનો છાતી 46 ઇંચની 56 થઈ જાય, વાર ના લાગે. પહેલો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર લાખો કરોડ રૂપિયાના નિવેશ એ રોજગાર પણ આપે છે, નવા અવસરો પણ લાવે છે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના નિર્માણમાં તેજી લાવવા માટે ભાજપ સરકારે પીએમ ગતિશક્તિ નેશનલ માસ્ટર પ્લાન બનાવ્યો છે. ગુજરાતમાં ગતિશક્તિ યુનિવર્સિટી બની છે. આ ગતિશક્તિ યુનિવર્સિટી, એમાંથી જે જુવાનિયા નીકળવાના છે ને, એ હિન્દુસ્તાનની ગતિની ઉર્જા બનવાના છે દોસ્તો. અને એનો લાભ આ મારા સુરતને અને મારા ગુજરાતને મળવાનો છે. લોજિસ્ટિકનો ખર્ચો ઓછો થાય એના માટે નવી લોજિસ્ટિક પોલિસી બનાવવામાં આવી છે. આ બધા પ્રયાસોનો લાભ સુરત જેવા ધમધમતા અને વેપાર બાબતમાં સાહસિક લોકોથી ભરેલું સુરત, સાહસથી ભરેલા એના જુવાનિયાઓ ફક્ત સુરતનું ભવિષ્ય ઘડશે એવું નહીં, અહીંનો જવાનીઓ હિન્દુસ્તાનનું ભવિષ્ય ઘડવાનો છે દોસ્તો. આ હું જોઈ શકું છું, હું સમજી શકું છું. ભાઈઓ બહેનો, જ્યારે ડબલ એન્જિન સરકાર નહોતી ત્યારે શું થતું હતું? કેટલા ઉદાહરણો છે. આ આપણા સુરતમાં મેટ્રો, દિલ્હીમાં કોંગ્રેસની સરકાર બેઠી હતી, લટકાવી રાખી. આ સુરતનું એરપોર્ટ, હું મુખ્યમંત્રી હતો, કહીને થાકું. આ સીઆર ને અમારા દર્શનાબેન, અમારા એમપી, રોજ ત્યાં ચક્કર મારે. એમને સમજણ જ નહોતી પડતી કે આવડા મોટા શહેરને એરપોર્ટની જરૂર કેમ છે. ભાજપ સરકાર કહેતી, ગુજરાતમાંથી આપણે કહેતા ભાઈ સુરતને મેટ્રો આપો. કેન્દ્રની કોંગ્રેસની સરકાર સાંભળવા તૈયાર નહોતી. અમે કહેતા હતા
કે નાના રાજ્યોને જેટલો કારોબાર આંતરરાષ્ટ્રીય આવાગમન થતું હોય નાના નાના દેશોનું એટલું એકલા સુરતની સંભાવના છે. પરંતુ સુરત દિલ્હીને અમારી વાત સાંભળવામાં ફુરસત નહોતી. અને ગુજરાતે જ્યારે ડબલ એન્જિનની સરકાર બનાવી અને આપે જોઈ લીધું આજે સુરતનું એરપોર્ટ ધમધમી રહ્યું છે ભાઈ. અને વાત અહીંયા નથી અટકતી, અમે પડોશમાં અંકલેશ્વરમાં એરપોર્ટ બનાવી રહ્યા છીએ. ઉડાન યોજનાને કારણે ભાવનગર, અમરેલી, રાજકોટ, ચલો ત્યારે કઈ ખમારા આવી જ હાલો આટો મારી આવીએ અહીંથી છોકરા ભાવનગર જઈને આજે પાછો આવે છે. આ ડબલ એન્જિનની સરકારની તાકાત છે ભાઈઓ. અને અમારું ગોગા હજીરા ફેરી સર્વિસ, હું નિશાળમાં ભણતો ત્યારથી સાંભળતો હતો ફેરી સર્વિસ. આ કોંગ્રેસ વાળાને કોઈ દાડો હુજ્યું નહીં, આપણે કરી. અને જે આ પ્રવાસની અંદર 8 થી 10 કલાક 12 કલાક લાગતા હતા, અકસ્માતના ભય રહેતા હતા, આજે 3.5-4 કલાકની અંદર આપણે પહોંચી જઈએ, આપણી ગાડી લઈને જઈએ, કામ પતાવીને પાછા ગાડી લઈને પાછા. तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सूरत में जनसभा को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने खास तौर पर जो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, ढांचागत बुनियादी सुविधाओं का विकास हुआ है, गुजरात में जो उस पर विकास हुआ है उस पर तवज्जो दे रहे थे और बता रहे थे कि पहले की सरकारों की जो सोच रहती थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर बहुत ही उपेक्षापूर्ण रही थी. लेकिन अब हम देख रहे हैं कि चाहे वो सबसे बड़े पुल हों, चाहे सबसे बड़ी प्रतिमा हो, या फिर जिस तरह से सूरत का विकास हुआ है, एक डायमंड सिटी से आगे बढ़कर एक टेक्सटाइल सिटी से आगे बढ़कर अब वो स्टार्टअप सिटी भी है, अब वो आईटी सिटी भी है, और एक तरह से वो अब दुनिया के कई लोगों के लिए, देशों के लिए, लोगों के लिए एक ड्रीम सिटी के रूप में उभर कर सामने आया है. और इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे, आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपनी चुनावी जनसभा में आतंकवाद का किस तरह से वोट बैंक के लिए इस्तेमाल हुआ, किस तरह से आतंकवाद को लेकर लड़ाई को कमजोर किया गया राजनीति की वजह से, इस पर अपनी टिप्पणियां की. और इसी की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं. हमारे साथ हितेश शंकर जी और शेखर अय्यर जी जुड़े हुए हैं. शेखर जी, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगा, गुजरात में हम जानते हैं एक वो वक्त था जब बड़े बड़े विस्फोट हुए, धमाके हुए, और उसको गुजरात की जनता ने झेला. अब जब प्रधानमंत्री इस मुद्दे को सामने रखते हैं और कहते हैं कि यह जरूरी है कि उस तरह के खतरे दोबारा पैदा न हो, तो कितना महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है चुनाव के लिहाज से भी और गुजरात की विकास की यात्रा को लेकर भी. देखिए, इस बार जो प्रधानमंत्री की कोशिश है गुजरात में कि ऐसा मैंडेट मिले जो मैंडेट सारे रिकॉर्ड को तोड़े, क्योंकि ये कोई डाउट नहीं है कि बीजेपी को दोबारा मैंडेट मिलेगा. लेकिन पीएम चाहते हैं कि अगर 27 इयर्स यानी 27 साल के बाद अगर बीजेपी 7वीं बार सत्ता पे आएगी या आ रही है, और इतनी जो लोकप्रियता जो हम सामने दिखाई दे रहा है, रोड शो हो या पब्लिक रैली हो, जिस तरह भीड़ जुटी हुई है, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो वोटर्स एक पॉजिटिव वोट दे. क्योंकि आज गुजरात में जो दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री के प्रति टोटल प्रो इनकम्बेंसी है, यानी पूरा समर्थक है जो उनके नेतृत्व के लिए, उनकी पर्सनैलिटी के लिए, उनकी जिस तरह गुजरात जो 13 साल उनकी जो कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री थे, जो प्रगति गुजरात में हुआ, उसके बाद उस गुजरात मॉडल लेकर जब दिल्ली आए और 14 से लेकर आज तक जो पिछले 8 साल में जो परिवर्तन आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या शिक्षा क्षेत्र हो, स्वास्थ्य क्षेत्र हो, और या जिस तरह हमने कोविड लड़ाई, जो जिस तरह वैक्सीनेशन हुआ, सबसे विश्व में सबसे लार्जेस्ट जो वैक्सीनेशन कैंपेन हुआ, ये सारे चीजों को अगर आप सामने ले, साथ में अब जो इंटरनल सिक्योरिटी मामला जो है, जिस बात को आज प्राइम मिनिस्टर ने अपने रैली में जो जिक्र किया, बठाला हाउस से लेकर जी आप बालाकोट तक, तो जिस तरह जो एक जो अप्रोच रही है बीजेपी की और खास करके उनकी सरकार की, दूसरी तरफ जिस तरह विपक्ष ने बिहेव किया है और विपक्ष पे रवैया में कोई चेंज नहीं आया. देखिए, ये बात बार बार प्रधानमंत्री वोटर्स को कह रहे हैं कि जब जो आतंकवाद या इंटरनल सिक्योरिटी मामले में जब राष्ट्र में एक नेशनल कंसेंसस होनी चाहिए, लेकिन बार बार ऑपोजिशन का रवैया यही रहा, या संदेह पैदा करो
या हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारे सेना के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाओ, या क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई अगर सरकार सब कुछ कर रही है तो क्रेडिट जा रही है प्रधानमंत्री को, क्रेडिट जा रही है बीजेपी को, तो उसको हम कैसे कम करें, उसको उस पर कैसे हम एक डाउट की दायरे में कैसे लाएं। ये जो अप्रोच है, इसको प्रधानमंत्री ने एक प्रकार से गुजरात जनता को भी जागरूक किया कि आप ऐसा मैंडेट दीजिए ताकि इस तरह की जो ताकतें हैं उनको कभी एनकरेजमेंट ना मिले। बिल्कुल। तो हितेश जी, क्या आप कहेंगे, तुष्टीकरण की राजनीति पे बार बार प्रधानमंत्री हमला करते रहे हैं, बीजेपी हमला करती रही है, आपको लगता है विपक्षी दलों के लिए भी अब यह मुश्किल हो गया है इस तरह की राजनीति को क्या आगे बढ़ाना, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा बना है और इसको लेकर जनता मतदान भी कर रही है? देखिए ओम प्रकाश जी, केवल तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण यदि आतंकवाद के पुष्टिकरण की हद तक बढ़ जाए तो किसी को खबर लेनी पड़ती है। आप ये देखिए, मैं दो उदाहरण देता हूं कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण शुरू किया था, इधर आम आदमी पार्टी ने भी उसी लाइन पर आगे बढ़ना शुरू किया, और उसके साथ में खास तरह की रियायतें, खास तरह की स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, मगर कट्टरता को पोस रहे हैं उसके साथ में, और उन तत्वों को पोस रहे हैं परोक्ष तौर पर। आप याद कीजिए कि 26/11 का जब हमला हुआ था और कैसे एक नैरेटिव की लड़ाई होती है, पॉलिटिक्स किस तरह का गंदा खेल इस देश के साथ खेल रही थी कि जब कसाब आया तो उसके हाथ में एक कलावा था, और उस कलावे पर जो खबर बनी, कांग्रेस ने वो शब्द गढ़ दिया। उस समय पर चिदंबरम जी थे, उस समय पर सोनिया गांधी जी उस शब्द को लेकर बहुत उत्साहित थी, भगवा आतंकवाद। एक किताब आई थी और अजीज बर्नी नाम के एक पत्रकार, कथित पत्रकार उस समय पर थे, साथ में दिग्विजय सिंह थे। एक थ्योरी आती है, एक कलावा आता है, उसके आधार पर एक किताब आती है, एकदम से 20,000 कॉपी उसकी छाप दी जाती है, हिंदी अंग्रेजी में दोनों वो पुस्तक लाई जाती है, सेलिब्रेट करके लॉन्च की जाती है। जबकि कसाब मुस्लिम था, आतंकवाद का जो इस्लामी आधार आतंकी बार बार उसका उल्लेख करते हैं, झंडे पर आयतें लिखते हैं, नारे लगाते हैं, उसके बारे में बात नहीं करनी, मगर एक लड़के के हाथ में कलावा बांध के उसे पूरा हिंदू कम्युनिटी को डिफेम करने की कोशिश उस समय कांग्रेस ने की थी। इसी तरह से उन तत्वों को आगे बढ़ाकर, अगर आप देखें कि दिल्ली में दंगे नहीं होते थे, मगर दिल्ली में अभी हमने दंगा देखा, उसमें आम आदमी पार्टी का एक विधायक था, वो उसी तरह के तत्वों को पोस रहा था, और उसके बाद वो जेल की हवा भी उन्होंने खाई। आम आदमी पार्टी कहीं शर्मिंदा नहीं दिखती अपने इस तरह के कृत्यों को देखकर। तो मुझे लगता है कि देश जो दिक्कत झेल रहा है आतंकवाद से, एक सिलेक्टिव एक्टिविज्म से या तुष्टीकरण से, बाकी राजनीतिक दल जहां नहीं समझ रहे, वहां पर समाज की जहां पीड़ा है, भाजपा ने उसको चिन्हित किया है और उस दिशा में काम करना शुरू किया है। ये पॉलिटिकल बात नहीं है, ये देश के लिए आवश्यक है। लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री इतनी महत्वपूर्ण बात रखते हैं तो उसका संदर्भ क्या है? क्या इस तरह की बातें निकल कर आई हैं? कुछ ऐसी सामयिक घटना हुई है, कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं क्या? निश्चित ही, अगर आप ये देखें कि आज आप सामयिक संदर्भ की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी देश की आर्थिक राजधानी को इतने लंबे समय बंधक बनाने का खेल कहीं खेला गया हो, किसी देश की पार्लियामेंट पर सीधे अटैक किया गया हो, और जब उसको हर साल याद करने का आपके पास मौका होता है कि इसके खिलाफ पूरा देश एकजुट है, चुनाव हो या ना हो, मगर संयोग से इस बार चुनाव है, उस समय पर बात की गई है। बाकी राजनीतिक दलों के मुंह में दही क्यों जम जाता है? इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां पर वो सिलेक्टिव एक्टिविज्म की बात, वहां पर वो तुष्टीकरण की बात, वो आतंकवादियों के लिए बेल लेने की बात, वो उनके लिए रात में अदालतें खुलवाने के लिए गुहार लगाने की बातें जब वो आती हैं तो चेहरे सूख जाते हैं, रंग उड़ जाता है। इसलिए बीजेपी ने अगर उठाया तो केवल मैं उसका चुनावी निहितार्थ नहीं देखता, हर वर्ष ये करना होगा, क्योंकि ये लड़ाई सरकार के लिए नहीं चल रही, समाज के सरोकार के लिए चल रही है, और ये काई पूरी हटनी चाहिए पूरे देश में से। ठीक है शेखर जी, एक बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति और उसको आतंकवाद के पुष्टिकरण, जैसा कि हितेश शंकर जी ने शब्द का इस्तेमाल किया, क्या ये तत्व विद्यमान रहे हैं? क्या इन तत्वों को एक तरह का डिस्करेजमेंट या पिछले 8 साढ़े 8 सालों में इस तरह की राजनीति हुई है कि ये मुद्दे बदले हैं? हम जानते हैं आतंकवादी घटनाएं न के बराबर हो गई हैं, कश्मीर में एक तरह की शांति, वहां आतंकवाद पे लगाम लगी है। तो आपको लगता है देश की राजनीति में भी बदलाव हुआ है, इसलिए विपक्षी दल भी एक तरह के सख्ते में है? कैसे इसको आप देखेंगे?
बिल्कुल ओम प्रकाश जी, जो पिछले 8 साल में जो चीजें कभी पहले नहीं हुई, सारी चीजें हुई है 8 साल में। कभी आप सोच सकते हैं कि आर्टिकल 370 को मतलब कभी सरकार हटेगी करके बात कभी हुई थी क्या? बार बार यही कहा जाता था भाई आर्टिकल 370 को हटाएंगे तो बस जम्मू कश्मीर गया। और ऐसे अनेक मुद्दे हैं, या अपनी हमारी जो मॉडर्नाइजेशन ले लीजिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस की, जो चीजें उनकी जरूरत थी, वो जहाज हो, फाइटर प्लेन हो, टैंक हो, जो भी चीजें, और उसके लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया। अब सोच लीजिए, जब रफाल जैसे आपको एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, आपको 10 साल क्यों लगा एक चूज करने के लिए? 10 साल में उस एयरक्राफ्ट की कॉस्ट बढ़ गई, सारी चीजें चेंज हुई। साथ साथ दूसरी चीज भी हुई है, ये जो आत्मनिर्भर भारत की जो कैंपेन शुरू हुई है, खास करके रक्षा क्षेत्र में, जो 300 से ज्यादा आइटम जो पहले बाहर से मंगाते थे उसको बंद करना। देखिए, ये सारे बड़े चीजें, जो बड़े फैसले, ये सारे पिछले 8 साल में हुए। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, देखिए, ऐसे बड़े निर्णय के पीछे आपको एक राजनीतिक पॉलिटिकल विल चाहिए, जो विल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। उसकी वजह से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। बीजेपी के लिए दोबारा जो मैंडेट मिला 2019, वो भी प्रमाण है। लेकिन इन चीजों को स्वीकार करने के लिए विपक्ष तैयार नहीं है। रफाल मामले में आप सब जानते हैं किस तरह 2019 का चुनाव कैसे कैंपेन किया गया, इतना तक प्रधानमंत्री को चोर कहने में उतर गए थे, और उसको कैसे लोगों ने टोटली रिजेक्ट किया। तो ये देखिए, बात ये है कि आज अगर प्रधानमंत्री बातों को फिर दोबारा सामने रख रहे हैं गुजरात जनता के सामने, क्योंकि उनको ये समय आ गया है, क्योंकि ये चुनाव गुजरात में कौन अगले सरकार बनेगा उसको लेकर कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल सवाल है कि आगे जो 25 वर्ष, मतलब जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, ये जो अमृत काल है जी, इस आगे 25 वर्ष में गुजरात कैसी होनी चाहिए, उसकी रूपरेखा क्या होगी, क्या क्या परिवर्तन होगी, गुजरात समाज में क्या चेंजेस होगी, और लोग की कल्याण कैसे हो। ठीक है, गुजरात की आर्थिक जो प्रगति है तेज जी, हम जानते हैं वो एक आइकन, एक मॉडल बनकर उभरा हुआ है, और प्रधानमंत्री खुद आज कहते हैं कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी जो 19 साल 20 साल की है, उसने कभी कर्फ्यू तक नहीं देखा। यानी गुजरात उस शांति की वजह से आगे बढ़ता दिखा है। अगर यह शांति है तो क्यों एक बार फिर उसको याद दिलाने की जरूरत है कि इसे कायम रखना है। देखिए, आपने जो विकास की बात की, कुछ समय पहले मैं विदेश गया था, ताइवान गया था। तो ताइवान में वहाँ के जो राज्य प्रमुख थे, उनके नेतृत्व में डेलीगेशन ने मुझे एक स्मार्ट सिटी का खाका दिखाना शुरू किया। मुझे ध्यान में आया कि स्मार्ट सिटी अपने भी देश में है और मैंने देखी है, वो गुजरात में अहमदाबाद और गांधीनगर के पास में गिफ्ट सिटी नाम से है। जब मैंने वहां पर इसका उल्लेख किया तो उन्होंने कहा, आर यू टॉकिंग अबाउट सम पीपीटीज और ड्राफ्ट और प्रपोजल्स और समथिंग। मैंने कहा, नहीं, ये जमीन पर है, ये हकीकत में आप जाके देख सकते हैं। 28-28 मंजिल की इमारत है, 800 एकड़ के करीब का वो क्षेत्र है, उसमें कहीं पर वायरिंग नहीं है, जमीन के नीचे से सारा रिपेयर होता है। 15 दिन का पानी का रिजर्वायर है, जो पूरे शहर में नल लगे हुए हैं वो मिनरल वाटर के नल लगे हुए हैं वहां पर, और हर जगह पर पूरा जैसे सेंट्रलाइज्ड एसी होता है, इस तरह से पूरे शहर में, पूरा शहर एक तरह से एसी है और उसका कनेक्शन दिया जाता है। जब ये बातें हमने विदेश में चर्चा की तो उनको भरोसा नहीं हुआ कि भारत में ये सब हो रहा है। आज भी मैं कहता हूं कि ये गुजरात की जैसे एक शहर की बात है, ये राजनीति की बात नहीं है, ये राजनीति का कायाकल्प करने की बात है। बांटो और राज करो की राजनीति करके अंग्रेज चले गए, उसके बाद जिन्होंने लड़ाना भिड़ाना था उन्होंने राजनीति कर ली। अब देश की राजनीति बदल रही है। उस गिफ्ट सिटी के सामने आपको हीरानंदानी टावर दिखेगा। आज गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाने की बात हो रही है कि अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना। ये नया भारत है जो इसके विकास की आकांक्षाओं को नहीं समझेगा, जो इनके युवाओं को नहीं समझेगा, उनकी उद्यमिता के लिए स्टार्टअप वगैरह की बात को नहीं समझेगा, उनके सपनों को नहीं समझेगा। रोजगार, सरकारी नौकरी, झुंझुने खाली अगर आप उनके सामने हिलाएंगे तो राजनीति चलने वाली नहीं है। ठीक है, इसी से जुड़ा सवाल कि जिस तरह से भाजपा ने संकल्प पत्र रखा है गुजरात को लेकर, और उसमें ये एक नई बात सामने आई है, एंटी रेडिकलाइजेशन सेल की बात कही गई है, उसी प्रक्रिया का हम हिस्सा माने कि जिस तरह से समाज में इस तरह के तत्व है उस पर पहले से निगाह रहे, उस पूरी प्रक्रिया को शुरू ही ना होने दिया जाए ताकि हम आतंकवाद जैसे विभीषिका को झेलने की स्थिति ही ना पैदा हो। आपसे हितेश अंगद जी, मेरा पक्का मानना है ये कि इस देश में अगर आप देखें, अंग्रेजों के समय से जो हम कहते हैं कि एक फांक डालने की कोशिश हुई,
आप इलेक्शन के समय पर देखिए कि ये संवेदनशील क्षेत्र हैं, संवेदनशील बूथ हैं। आप ये देखिए उन खास जगहों को संवेदनशील बताया जाता है जहां सबसे ज्यादा असंवेदनशीलता की गुंजाइश होती है, दंगा होता है, पुलिस पर हमले होते हैं। वो आखिर उस क्षेत्र को खास तरीके से तैयार करने का काम उसे नर्सरी की तरह से कौन कर रहा है? कौन उन लोगों के बीच में जाके खुतबे पढ़ता है? कौन जाके उनको पॉलिटिकली खास तरह से मोटिवेट करता है? कौन उन्हें देश के खिलाफ नारे लगाने के लिए उकसाता है? अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो उनकी मेन स्ट्रीमिंग नहीं हो पाएगी। आपको ये रेडिकलाइजेशन की बात सुनिए कि कश्मीर में जिस समय लोग पत्थर मारने को दिहाड़ी मजदूरों की तरह से 500-500 रुपए 200-200 रुपए दिए जाते थे, और वो सारे नेता उसके पीछे थे जिनके अपने बच्चे विदेशों में पढ़ रहे थे। तो ये रेडिकलाइजेशन को खास तरह से अपने मतलब के लिए जो पोसने वाले हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी राजनीति के लिए, दल के लिए, उन्होंने इस देश का सत्यानाश किया है पिछले एक लंबे अंतराल में, और सिर्फ सारे रिसोर्सेज हमारे लिए और कुछ टॉफियां उस जमात को उकसाने के लिए। और इस तरह की राजनीति पीछे की एक राजनीति भी है। निश्चित वो राजनीति है, राजनीति का लाभ उन्हें मिलता हुआ दिखता है, एक खास तरीके का लाभ मिलता हुआ दिखता है। जैसे कश्मीर की राजनीति 2-3 परिवारों की अगर बंधक थी तो उन 3 परिवारों की स्थिति देखिए और बाकी कश्मीर की स्थिति देखिए। ठीक है, बिल्कुल। हमारे पास वक्त इतना है इस मुद्दे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हितेश शंकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शेखर अय्यर जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और न्यूज नाइट में हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहना हमारे साथ। देर तो नहीं हुई? पेमेंट फेल। चलिए ठीक है, लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, अगर अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। गुजरात में पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को होना है। बेहद कम समय बचा है, तो हर दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। आज केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जहां गुजरात सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा, तो अरविंद केजरीवाल ने पुरानी पेंशन योजना जैसे अपने वादों को दोहराया। चुनाव प्रचार में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डेडियापाड़ा में एक जनसभा की और कांग्रेस के लिए वोट मांगे। गुजरात के चुनावी रण में सभी पार्टियां और उम्मीदवार अपना दमखम दिखा रहे हैं। पहले चरण का मतदान जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान भी तेज होता जा रहा है। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी मतदाताओं तक पहुंचने के क्रम में जनसभाएं, प्रेस वार्ता और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रविवार को अहमदाबाद में प्रेस वार्ता की। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की भूपेंद्र पटेल सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए मौजूदा चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिलने का विश्वास व्यक्त किया। गुजरात में शायद ही कोई वर्ष ऐसा जाता होगा जब दंगे ना होते हो, जहां पर हिंसा ना होती हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सुरक्षित गुजरात, विकसित गुजरात, सशक्त गुजरात, संपन्न गुजरात, समृद्ध गुजरात, ये भारत को भी सशक्त बनाने के लिए सशक्त गुजरात और विकसित गुजरात बहुत आवश्यक है। और ये जो लगातार प्रयास हुए हैं उस दिशा में अब गुजरात को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो संकल्प लिया है, ये अपने आप दिखाता है कि भारत की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में गुजरात का भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का बहुत बड़ा सहयोग होगा। उधर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दावा किया कि गुजरात में उनकी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सूरत में पत्रकारों से बात करते हुए केजरीवाल ने पुरानी पेंशन योजना जैसे अपने वादों को दोहराया। कहा जाता है कि जिस राज्य में सरकारी कर्मचारी जिस तरफ हों, चुनाव वही पार्टी जीतती है। सरकारी कर्मचारी 10 तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, 10 लोगों को बताते हैं, उनकी बात सुनता है समाज। तो मैं सारे सरकारी कर्मचारियों को, गुजरात सरकार के कच्चे पक्के ये वो सभी से अपील करना चाहता हूं। एक तो अभी पोस्टल बैलेट चल रहा है,
पोस्टल बैलेट में एक एक वोट आम आदमी पार्टी को पड़ना चाहिए। आप सबसे अपील है, पोस्टल बैलेट के अंदर एक एक वोट आम आदमी पार्टी को पड़ना चाहिए। कांग्रेस भी गुजरात के चुनावी घमासान में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डेडियापाड़ा में एक जनसभा की। उन्होंने कांग्रेस के लिए वोट मांगे। जनता की समस्या अगर हल नहीं कर सकती तो जनता को यह अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान में दिया है, इनको 5 साल के बाद निकाल फेंकने का। डबल इंजन लगाने के बाद भी अगर एक गाड़ी नहीं चलती है तो उस गाड़ी को निकाल के दूसरे नए इंजन लगाने वाले गाड़ी को लाना चाहिए। ध्यान रहे कि गुजरात के 182 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 1 दिसंबर को वोट डाला जाएगा। ऐसे में सभी दल इस चरण के लिए प्रचार के बाकी बचे 2 दिन में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास करने में लगे हैं। पहले चरण में कच्छ, सुरेंद्रनगर, मोरबी, राजकोट, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड़ जिलों की 89 सीटों पर मतदान होना है। इस चरण में कुल 788 प्रत्याशी मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं भरूच के नेत्रंग में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करने पहुंचे तो दो बच्चे अवी और जय से उनकी मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने उनका हालचाल जाना और उन्हें हर तरह की मदद का भरोसा दिया। अवी और जय के माता पिता का देहांत 3 साल पहले हो गया था। उनकी परवरिश की जिम्मेदारी उनके दादा दादी और नाना नानी के पास थी। पिछले साल उनका भी देहांत हो गया। ये खबर जब सामने आने के बाद प्रधानमंत्री ने इन बच्चों के बारे में पता किया और बच्चों से मिलने की इच्छा जाहिर की। सूरत के काकरापर गांव के रहने वाले अवी और जय के माता पिता का देहांत 3 साल पहले हो गया था। उनके लालन पालन की जिम्मेदारी उनके दादा दादी और नाना नानी के पास थी, लेकिन पिछले साल उनका भी देहांत हो गया। बच्चे अनाथ हो गए। सोशल मीडिया में जब ये बात सामने आई तो प्रधानमंत्री ने इन बच्चों के बारे में पता किया और बच्चों से मिलने की इच्छा जाहिर की। भरूच के नेत्रंग में जब प्रधानमंत्री रैली को संबोधित करने पहुंचे तो इन दोनों बच्चों से पीएम ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उनका हाल चाल जाना और उन्हें हर तरह की मदद का भरोसा दिया। जय बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता है और अवी बड़ा होकर डीएम बनना चाहता है। आदिवासी समुदाय से आने वाले बच्चों को आज प्रधानमंत्री के रूप में एक ऐसा अभिभावक मिल गया है जो उनके सपनों को पूरा करने के लिए उनके साथ खड़ा है। मारा आदिवासी बे दीकराओ जेमने माँ बाप नथी, दिल्ली में हूँ बैठो तो एमने खोट ना सालवा दीदी, घर बनाई दीधो, घर में पंखो, कॉम्प्यूटर, टीवी बधी व्यवस्था थई गई। એટલે આજે બાળકો મળવા આવ્યા હતા। મેં એમને કહ્યું કે તમારે જ્યાં ભણવું હોય એ લઈ જાય। मैंने કહ્યું શું કરવું છે? એક કે મારે કલેક્ટર બનવું છે, બીજું કે મારે એન્જિનિયર બનવું છે। સાહેબ જેના મા બાપ નથી, જેણે જાતે મહેનત કરીને રોટલા શેકીને 6 વર્ષની ઉંમરે જિંદગી શરૂ કરી છે, એ છોકરા જ્યારે આજે દેશના પ્રધાનમંત્રીની બાજુમાં ઊભા રહીને આ સંકલ્પ અને સપના જોતા હોય ને તો મને પણ મારી જાત ઘસવાનો આનંદ આવતો હોય છે। जय और अवी दोनों प्रधानमंत्री से मिलने के बाद काफी खुश हैं। घर की परिस्थिति पूछी और पढ़ने के लिए दूर गांव ले मोटी स्कूल में ले जाने थे। भणी गणी ना आगळ तमे शू बनवा मांगो छो एम तो मैं कीधु कलेक्टर एम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे कई मौकों पर आगे आकर बच्चों और जरूरतमंदों की सहायता की है। बच्चों के साथ बात करके प्रधानमंत्री ने उनकी हर जरूरत का ध्यान रखने का आदेश दिया ताकि इन बच्चों के सपनों को उड़ान मिल सके। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, नेत्रंग, भरूच। और दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही हैं, सियासी दलों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। और इसी कड़ी में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में एक जनसंपर्क अभियान में वो शामिल हुए। वहीं भाजपा ने तिहाड़ जेल में सजा काट रहे सत्येंद्र जैन मामले में केजरीवाल पर सफेद झूठ बोलने का आरोप लगाया।
वहीं आम आदमी पार्टी ने उनके नेताओं ने भी कई इलाकों में जनसंवाद किया और आरोप लगाया कि एमसीडी द्वारा पिछले 15 सालों में कोई काम नहीं किया गया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने चुनाव अभियान तेज कर दिया है। सभी पार्टियां अपने अपने वादों से जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जनता के सामने कई चुनावी वादे किए हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली नगर निगम चुनाव प्रचार के लिए पार्टी का मोर्चा संभाला। जेपी नड्डा बीजेपी के जनसंपर्क अभियान में शामिल हुए और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि दिल्ली विकास से वंचित है। वहीं सत्येंद्र जैन की वीडियो पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल मसाज पार्लर बन गया है। देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली में जो विकास होना चाहिए वह विकास से वंचित रह रहा है। उसका मूल कारण है कि यहाँ जो सरकार बैठाई है वह सरकार आम आदमी के विरोध में काम कर। इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अमर कॉलोनी में रोड शो करते हुए बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोती नगर में एमसीडी चुनाव के लिए डोर टू डोर कैंपेन किया। उन्होंने कहा कि लगातार जेल से वीडियो सामने आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली की जनता ये सब कुछ देख रही है। जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ कहती थी कि हम काम करेंगे, उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार जमा दिया है। उनके मंत्रियों के लगातार जेलों से भी वीडियो जारी हो रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं। लगातार तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं। शिक्षा विभाग के घोटाले सामने आ रहे हैं, आबकारी विभाग के घोटाले सामने आ रहे हैं। तो दिल्ली की जनता इन सब बातों को देख रही है, इसलिए एमसीडी में भाजपा की सरकार को बनाएगी। दिल्ली नगर निगम चुनाव के बीच भाजपा और कांग्रेस दिल्ली सरकार को घेरने में लगी हुई हैं। इस बीच रविवार को दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें सत्येंद्र जैन की सेल में जेल कर्मियों को साफ सफाई करते हुए देखा जा सकता है। वहीं सत्येंद्र जैन अपनी सेल में कुछ लोगों से बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं। भाजपा नेता संबित पात्रा ने केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला है। इतने खुले तरीके से झूठ बोलकर एक मुख्यमंत्री कैमरे के सामने आता है और कहता है कि ये जो सत्येंद्र जैन है इसका जो मसाज हो रहा था ये डॉक्टरी एडवाइस पे हो रहा था और एक फिजियोथेरापिस्ट उसको मसाज दे रहा था। ये विषय मोरालिटी का है। यह विषय हमारे दिल के अंदर उठ रहे कई सवालों का है कि एक मुख्यमंत्री लाइट, कैमरा और एक्शन होने के बाद इस कदर झूठ कह सकता है कि यह फिजियोथेरापिस्ट है, जबकि वो एक रेपिस्ट था। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार किया। दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने नजफगढ़ में जनसंवाद किया। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने त्रिलोकपुरी में रोड शो कर जनता से संवाद किया। अनिल चौधरी ने शराब नहीं रोजगार देंगे, 15 साल से रुके हुए काम को अंजाम देंगे का नारा दिया। बीजेपी ने दिल्ली नगर चुनाव के लिए अपने संकल्प पत्र में झुग्गीवासियों को फ्लैट 15, अन्नपूर्ण रसोई के जरिए 5 रुपए में भोजन, स्कूली छात्रों को मुफ्त साइकिल, 1000 स्थायी छठ घाट स्थापित करने जैसे कई बड़े वादे किए हैं। उधर आम आदमी पार्टी ने कूड़े के पहाड़ लैंडफिल साइट को हटाने और राजधानी में कचरा कुप्रबंधन की समस्या का समाधान करने का भरोसा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे न्यूज नाइट के साथ। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम की ताजा कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी ने भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर इसे देश का गौरव बताया, तो साथ में कई गंभीर मुद्दों से देश को अवगत कराया। देखिए पूरी रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एक अनूठे उपहार की चर्चा करते हुए तेलंगाना के एक बुनकर येल्दी हरिप्रसाद गारू की कला की जमकर सराहना की। पीएम ने कहा कि हरिप्रसाद जी ने अपनी कला के जरिए G20 का लोगो बुनकर भेजा है, जो सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है। हरिप्रसाद गारू ने अपनी कला में अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने पर देश के गौरव को भी दर्शाया है। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले में एक बुनकर भाई हैं येल्दी हरिप्रसाद गारू। उन्होंने मुझे अपने हाथों से G20 का यह लोगो बुनकर के भेजा है। यह शानदार उपहार देखकर तो मैं हैरान ही रह गया। हरिप्रसाद जी को अपनी कला में इतनी महारत हासिल है कि वो सबका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। हरिप्रसाद जी ने हाथ से बुने G20 के इस लोगो के साथ ही मुझे एक चिट्ठी भी भेजी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। देश की इसी उपलब्धि की खुशी में उन्होंने G20 का यह लोगो अपने हाथों से तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने G20 की अध्यक्षता को देश के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बताया। पीएम ने ग्लोबल गुड, विश्व कल्याण पर जोर देते हुए कहा कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमारी प्रतिबद्धता को भी जाहिर करती है। G20 की वर्ल्ड पॉपुलेशन में 2/3, वर्ल्ड ट्रेड में 3/4 और वर्ल्ड जीडीपी में 85% भागीदारी है। आप कल्पना कर सकते हैं, भारत अब से 3 दिन बाद यानी 1 दिसंबर से इतने बड़े समूह की, इतने सामर्थ्यवान समूह की अध्यक्षता करने जा रहा है। भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए ये कितना बड़ा अवसर आया है। ये इसलिए भी और विशेष हो जाता है क्योंकि ये जिम्मेदारी भारत को आजादी के अमृतकाल में मिली है। मन की बात कार्यक्रम की इस कड़ी में पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता को देश के गौरव से जोड़ते हुए इसे राज्यों की संस्कृति के विविध और विशिष्ट रंगों को दुनिया के सामने लाने का अवसर बताया। पीएम ने कहा कि शांति से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक देश के पास सभी चुनौतियों का समाधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और बात फिल्मों की, गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव उत्कृष्ट सिनेमाई रंगों के साथ जारी है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में न सिर्फ शानदार फिल्मों की स्क्रीनिंग हो रही है, बल्कि इस मंच से कई सामाजिक सरोकारों के संदेश भी दिए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। फिल्मों की दुनिया यानी एक दिलकश दुनिया का महोत्सव खुले दिल के साथ अपना जादू बिखेर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े फिल्मी महोत्सव इफ्फी के 53वें संस्करण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में न सिर्फ शानदार फिल्मों की स्क्रीनिंग हो रही है, बल्कि इस मंच से कई सामाजिक सरोकारों के संदेश भी दिए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत हमने हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया था और अब स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर भी स्टार्ट हुआ है। सो ये क्लीन अप की बात की जा रही है और फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो इट्स वेरी वेरी नाइस एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। सो धरती माँ को साफ रखना एक पेट्रियोटिज्म है। पेट्रियोटिज्म उसको भी कहते हैं कि कचरा ना फेंको, किसी ने फेंका तो शर्माओ मत, उठा के रख दो, उनको समझाओ। ये बातें घर में सीखने मिलता है, माता पिता बताते हैं, स्कूल में तो बताते हैं। वो ये बच्चों को वहां से पकड़ो जब छोटा है, क्योंकि जो हम छोड़ के जाएंगे उनके लिए छोड़ के जा रहे हैं। मेरे बाबा का लेगेसी उनकी लेगेसी है, मेरा नहीं है। हम जब बाहर ट्रैवल करते हैं हम देखते हैं कि लोगों ने अपनी कंट्रीज में इम्पॉसिबल सिचुएशंस में डेजर्ट्स के बीच में उन्होंने इतना कुछ इतना उन्होंने they've grown so much, they've used, but India as a country we have a lot of resources, so it's about sustainability। जितना हम अपने आप को सुरक्षित करेंगे वो कैसे होगा, उसका पहला स्टेप सफाई होती है। इफ्फी ने इस बार बीच क्लीन अप प्रमोट किया है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए ऐसे फिल्म इवेंट्स में बहुत लोगों का इंटरेस्ट रहता है, आई बॉल्स रहते हैं, बहुत सारा लिखा जाता है और उस वक्त जब स्टार्स हमारे साथ जुड़ते हैं, गवर्नमेंट जुड़ती है और हम कोई कॉज के बारे में लोगों तक जाते हैं, तो वो लोगों के मन में और अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाती है कॉज।
आज फिल्म महोत्सव में जहां रेड कार्पेट पर AR रहमान, आशा पारेख और शेखर कपूर सरीखी हस्तियों ने अपना जलवा बिखेरा, तो वहीं लोगों ने स्वादिष्ट और जायकेदार व्यंजनों का भी आनंद उठाया। ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक सब कुछ था। हम लोग 9:30 स्टार्ट करते हैं एंड अप टू 11 वी आर हियर, राइट फ्रॉम टी, कॉफ़ी टू बिरयानी, मील्स, स्नैक्स, एवरीथिंग, सब कुछ था और लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा था और हर चीज़ की सुविधा थी, इट वाज ओवरऑल बहुत अच्छा था। महोत्सव में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह की भावना को ध्यान में रखते हुए यहाँ आजादी क्वेस्ट का भी आयोजन किया गया है। आज़ादी से रिलेटेड बुक्स, उसी के साथ ही सिनेमा से रिलेटेड बुक्स लोगों के लिए रखी है, जो यहाँ पे कंसेशन रेट में उनको दी जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बुक्स है ये इससे हमारी देश की आज़ादी और हमारे सिनेमा का जो रिलेशन है वो भी एक तरह लोगों के सामने आ जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ मास्टर क्लासेस में लोगों ने जहाँ सिने हस्तियों के अनुभवों को जाना, तो वहीं सिनेमा की बारीकियों को भी समझा। शैला निगार, DD न्यूज, पणजी, गोवा। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला रविवार को भारी भीड़ के साथ संपन्न हो गया। मेले में सर्वश्रेष्ठ पंडालों के लिए राज्यों के पंडालों में केरल को स्वर्ण, मंत्रालय और विभागों में इनकम टैक्स और विदेशी पंडालों में अफगानिस्तान को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। मेले में मिले अच्छे रुझान से प्रदर्शक भी काफी उत्साहित नजर आए। ITPO द्वारा दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला रविवार को भारी भीड़ के साथ संपन्न हो गया। मेले में सर्वश्रेष्ठ पंडालों के लिए आखिरी दिन पुरस्कार प्रदान किए गए। इसमें राज्यों के पंडालों में केरल को स्वर्ण, बिहार को रजत और मध्य प्रदेश को कांस्य पदक मिला, जबकि ओडिशा को विशेष प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। मंत्रालयों और विभागों में इनकम टैक्स को जहां स्वर्ण पदक मिला, तो वहीं केयर बोर्ड को रजत और रेल मंत्रालय को कांस्य पदक प्रदान किया गया। इसमें विशेष प्रशंसा पत्र आयुष मंत्रालय को दिया गया। विदेशी पंडालों में अफगानिस्तान को स्वर्ण, थाईलैंड को रजत और तुर्की को कांस्य पदक प्रदान किया गया। सार्वजनिक संचार और आउटरीच के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। प्रगति मैदान had become a mini India, and in the last 14 days we saw something very unique experiences, and let me narrate a few of them. We didn't realize that in the last 14 days almost 1 million people have visited the trade fair. मेले में इस बार की थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल रखी गई थी। देश विदेश के करीब 2500 से ज्यादा प्रदर्शकों ने यहां अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में प्रदर्शकों के अच्छे व्यापारिक संबंध भी बने। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। ऐसा प्लेटफॉर्म आज तक मैं पूरे वर्ल्ड में जाता हूं, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म, एग्जीबिशन, इतने विजिटर्स, इतने कंज्यूमर्स नजर नहीं आए, जो कि 14 नवंबर का इंतजार करते हैं इस मेले के लिए। और हमारे प्रोडक्ट्स आपको बहुत अच्छे हैं, हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं, हेल्दी कॉन्शियस पीपल्स को हम अवेयरनेस भी पूरी करते हैं। मेले के आखिरी दिन लोगों ने जमकर खरीदारी की। मेले में मिले अच्छे रुझान से प्रदर्शक काफी उत्साहित दिखाई दिए। रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त रहा है यहाँ पे, मतलब लगभग टुडे इज़ द 14th डे और 14 दिन का रिस्पांस बहुत ही ज़बरदस्त रहा है हमें। और काफ़ी हमने लगभग नाना करते हुए भी ऑन एन एवरेज एवरी डे वी हैव कवर्ड मोर देन 500 कस्टमर्स यहाँ पे, और इन टोटल अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मोर देन 10,000 प्लस कस्टमर्स को हमने सोल्ड आउट किए हैं यहाँ पे। मेले का आखिरी दिन रविवार को होने की वजह से दर्शकों की भारी भीड़ रही। आखिरी दिन करीब 1 लाख दर्शकों की भीड़ मेला देखने पहुंची। पहले बिजनेस वाले में भी आए थे, आज तो बहुत भीड़ है और अलग से ही पूरा अपना स्टॉल्स वगैरह बन गए हैं। जो नए हॉल बने हैं इनमें तो अच्छा लगता है आकर, काफ़ी अच्छा एक नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से नए हॉल बनाए गए हैं, लिफ्ट वगैरह लगा के बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी शॉपिंग करी यहाँ पर। मेले में इस बार खादी के पंडाल में देश की सबसे बड़ी जैकेट भी लोगों को लुभाती रही और लोगों ने यहाँ आकर जमकर सेल्फियां ली। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। और खबर चीन से। चीन में सख्त लॉकडाउन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ये जानते हैं कि चीन के लोग अपनी ही सरकार से क्यों हैं नाराज। चीन कोरोना के कहर से बेहाल है। उसकी जीरो कोविड की नीति कारगर साबित होती नहीं दिखाई दे रही है। कई शहर सख्त लॉकडाउन से जूझ रहे हैं। अब इस सख्ती से लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है।
पश्चिमी राज्य शिंजियांग की राजधानी उरुमकी के एक अपार्टमेंट में लगी आग ने प्रशासन के खिलाफ धधक रहे गुस्से की आग को और हवा दे दी है। शुक्रवार को आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि जब लोग आग से बचने के लिए बाहर भागे तो पुलिस ने उन्हें वापस मरने के लिए भेज दिया। कोरोना की सख्ती के कारण ऐसा किया गया। इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। विरोध प्रदर्शन की आग अब शंघाई और बीजिंग में भी पहुंच चुकी है। हालांकि उरुमकी के अधिकारियों ने अब कोरोना प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का वादा किया है। उरुमकी में अगस्त की शुरुआत से ही कोरोना प्रतिबंध लागू हैं। शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद से उरुमकी में आग ने मुख्य भूमि में चीन में अभूतपूर्व सविनय अवज्ञा की लहर को हवा दे दी है। शंघाई में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पद छोड़ने की मांग की है। चीनी सोशल मीडिया पर डाले जा रहे वीडियोस में देखा जा सकता है प्रदर्शनकारी कम्युनिस्ट पार्टी पद छोड़ो, शी जिनपिंग कुर्सी छोड़ो, शिंजियांग में लॉकडाउन खत्म करो जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। पुलिस को प्रदर्शन स्थल पर कई लोगों को हिरासत में लेते और वाहनों में डालते हुए भी देखा जा सकता है। रविवार को लगातार चौथा दिन है जब चीन में कोविड-19 के 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में चीन में कोरोना के 39,791 मामले सामने आए हैं। इससे पहले शनिवार को चीन में कोरोना के रिकॉर्ड 36,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। इसमें चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में 1386, बीजिंग में 747 और दक्षिण पश्चिम चीन के चोंगकिंग नगरपालिका में 194 मामले सामने आए थे। चोंगकिंग में शनिवार को कोविड-19 से एक मौत हुई थी, जबकि कोई नया संदिग्ध मामला सामने नहीं आया था। लॉकडाउन पर सवाल उठाए जाने के बाद बीजिंग के चाओयांग जिले में शनिवार को एक बिल्डिंग के कुछ लोगों के लिए कोरोना प्रतिबंधों में ढील दी गई। गुरुवार को एक पॉजिटिव केस मिलने के बाद बिल्डिंग प्रबंधन ने नोटिस जारी किया था। निवासियों को बिल्डिंग से बाहर जाने से रोक दिया गया था और सभी निकासों को बंद कर दिया गया था, जिसमें एकमात्र सेफ्टी एग्जिट भी शामिल था। उन्होंने 3 दिन पहले हमारे भवन को प्रतिबंधित कर दिया और आधी रात में उन्होंने प्रवेश द्वार को बंद करने के लिए इस लकड़ी की पट्टी का उपयोग किया। इस पर आउट ऑफ सर्विस लिख दिया। मैंने इसकी शिकायत पुलिस से की है। नानजिंग के एक विश्वविद्यालय में भीड़ ने पीड़ित लोगों को जीवित रहने दें, मृतकों को शांति मिले का नारा लगाया। प्रदर्शनकारी बीजिंग के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक में भी विरोध प्रदर्शन किया। चीन में संक्रमण को लेकर हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चीन सरकार ने कोरोना संक्रमण के परीक्षण बढ़ा दिए हैं। गौरतलब है कि चीन से ही महामारी कोरोना के संक्रमण ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। हालांकि अभी भी कई देश इस वायरस के संक्रमण से घिरे हुए हैं। कोरोना वायरस की अब तक की कई लहर अपना कहर बरपा चुकी है। बात फुटबॉल विश्व कप की। फीफा विश्व कप में कोस्टारिका ने जापान को 1-0 से हरा दिया है। रोमांचक मुकाबले के पहले हाफ में दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई। दूसरे हाफ के अधिकांश समय दोनों टीमों की तरफ से गोल करने के नाकाम प्रयास ही देखने को मिले। हालांकि मैच के 81वें मिनट में कोस्टारिका के फुलर ने गोल करके टीम को 1-0 से आगे कर दिया। इसके बाद मैच में कोई और गोल नहीं हो पाया और कोस्टारिका ने मैच को अपने नाम कर प्रतियोगिता की पहली जीत हासिल की। और क्रिकेट की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया है और इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय पारी के 5वें ओवर में बारिश के कारण खेल को रोकना पड़ा। इसके बाद काफी समय तक बारिश के कारण खेल शुरू नहीं हो पाया। दोबारा खेल शुरू होने पर मैच को 29 ओवरों का कर दिया गया। भारतीय पारी के 13वें ओवर में जब टीम का स्कोर 1 विकेट पर 89 रन था, एक बार फिर बारिश ने मैच में बाधा डाली और खेल को रोकना पड़ा। इसके बाद दोबारा मैच शुरू नहीं हो सका और मैच को रद्द करने का फैसला किया गया। इस मैच के बाद न्यूजीलैंड ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाए हुए है और तीसरा वनडे मुकाबला बुधवार को खेला जाएगा। और इसी के साथ न्यूज़ नाइट के आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।